वहां पे एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन एडवांस 2014 में आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन कहता है at time t is equal to 0, terminal A in the circuit shown in the figure is connected to B by a key and alternating current I as a function of time is equals to I naught cos omega t। और यहां पे I naught omega की वैल्यू आपको दे रखी है। starts flowing in it with initial direction shown in the figure at t is equals to 7 pi by 6 omega, the key is switched from B to D. Now onwards only A and D are connected. A total charge Q flows from the battery to charge the capacitor fully. If C is equals to this, R is equals to this and battery is ideal with EMF of 50 volt, identify the correct statements. सवाल आपको समझा देता हूं मैं कि क्या कह रहे हैं कि हमारे पास सर्किट के दो पार्ट हैं। इस स्विच की सहायता से इस सर्किट को फंक्शनिंग बनाया जा सकता है और इस स्विच को यदि डी पर हम लगा देते हैं तो ये वाला जो सर्किट है वो फंक्शन करता है और वो इनएक्टिव हो जाता है, ये एक्टिव रहता है। और पहले जब बी पे स्विच कनेक्टेड है तो ये वाला सर्किट एक्टिव है और ये इनएक्टिव था। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हम इस स्विच को फ्लिप कर देते हैं तो और वो इंस्टेंट क्या है, t इक्वल टू 7 पाई बाय 6 ओमेगा। और क्या होता है कि हम इस सर्किट को एक्टिव रहने देते हैं जब तक कि ये कैपेसिटर फुली चार्ज नहीं हो जाता है। तो हमें कुछ करेक्ट स्टेटमेंट्स के बारे में जो है कहा गया है कि छांटिए कौन कौन से करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर बिफोर वी एक्चुअली फ्लिप द स्विच इज दिस मच, यानी मैक्सिमम चार्ज कितना हो सकता है हमारे कैपेसिटर पर जब लेफ्ट वाला सर्किट एक्टिव था। दूसरा पार्ट, करंट इन द लेफ्ट पार्ट ऑफ द सर्किट जस्ट बिफोर फ्लिपिंग द स्विच इज क्लॉकवाइज। ये टाइम इंस्टेंट है जब हमने स्विच को फ्लिप किया है, तो मैं इसलिए बार बार इसको जस्ट व्हेन वी फ्लिप द स्विच बोल रहा हूं। इमीडिएटली आफ्टर A is connected to D, the current in the resistor is 10 ohm and capital Q जो टोटल चार्ज बैटरी ने सप्लाई किया है डीसी बैटरी ने वो इतना है। तो ये चार पार्ट हमें ढूंढना है कि कौन कौन से इसमें से सही है। तो पहले मैं बात कर रहा हूं लेफ्ट वाले सर्किट की। पहले मैं लेफ्ट वाले सर्किट की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे एसी करंट सप्लाई है यहाँ पे, और t बराबर 0 पर जो डायरेक्शन है करंट की वो इस तरीके से है। हमारे पास यहाँ कैपेसिटर लगा हुआ है लाइक दिस। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है 20 माइक्रो फैरेड के बराबर। करंट की वैल्यू है I इज इक्वल टू I नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो एक बात आप देखिए बेटा, ये करंट किस तरीके से वेरी हो रहा है एज अ फंक्शन ऑफ कॉस। तो जब मैं इसका ग्राफ बनाता हूं करंट का टाइम के साथ, देखिए आपको क्या मिल रहा है। टाइम है, ये करंट है I, करंट इस तरीके से आपको मिलने वाला है लाइक दिस। इस तरीके से करंट फ्लो हो रहा होगा। यहां पे मैं टाइम आपको बता देता हूं। ये टाइम जो है t बराबर 0 है। ये टाइम है यहाँ पे पाई बाई 2 ओमेगा, यहां पर है आपके पास पाई बाई ओमेगा, और यहाँ पे आपके पास 3/2 पाई बाय ओमेगा, और यहाँ पे है आपके पास 2 पाई बाय ओमेगा, 2 पाई बाय ओमेगा। तो ये टाइम इंस्टेंट्स हैं अलग अलग पॉइंट पर। यहाँ 0 है, यहाँ पाई बाय 2 ओमेगा, या पाई बाय ओमेगा, यहाँ 3 पाई बाय 2 ओमेगा एंड 2 पाई बाय ओमेगा। अब आप ढूंढिए कि जब हम स्विच को फ्लिप करते हैं, जब टाइम हो रहा था 7 पाई बाय 6 ओमेगा, तो ये अप्रोक्सीमेटली कहां पर होने वाला है। तो आप इसे क्या कर सकते हैं कि 7 पाई बाय 6 ओमेगा को आप लिख दीजिए पाई बाय ओमेगा प्लस पाई बाय 6 ओमेगा। लिख सकता हूं मैं क्लियरली, पाई बाय ओमेगा प्लस पाई बाय 6 ओमेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पाई बाय ओमेगा से आगे और 3 पाई बाय 2 1.5 पाई बाय ओमेगा से थोड़ा सा पीछे, यहां पे आपको ये मिलने वाला है। यहां से मैं पाई बाय 6 ओमेगा आगे बढ़ चुका हूं, पाई बाय 6 ओमेगा आगे हम बढ़ चुके हैं। सर समझ गए? हाँ ठीक बात है। यहाँ पे वैल्यू लिख सकता हूं I इज इक्वल टू माइनस ऑफ I नॉट, और cos यहाँ पे आ जाएगा आपके पास पाई बाय 6 cos 30 विच इज √3/2 माइनस ऑफ I नॉट √3/2। ये आपको मिल जाती है यहाँ पे करंट की वैल्यू। ठीक है, समझ गए सर। अब देखिए क्या होगा। पहले डायरेक्शन की बातें कर लेते हैं। डायरेक्शन क्या है? t इज इक्वल टू 0 पर करंट था पॉजिटिव,
t बराबर 0 पर करंट था पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा था। कब तक करंट पॉजिटिव है? टाइम t इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 ओमेगा तक करंट पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो होता है। लेकिन जैसे ही टाइम यहां से पार होता है, जैसे ही टाइम घड़ी में पाई बाय 2 ओमेगा से ज्यादा होता है, करंट की डायरेक्शन फ्लिप हो जाती है और करंट नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो होता है। कब तक? जब तक 3 पाई बाय 2 ओमेगा नहीं हो जाता। लेकिन हमने स्विच तो यहीं पर ही फ्लिप कर दिया था। इसका मतलब जब हम स्विच फ्लिप कर रहे होंगे तब करंट की डायरेक्शन ये ना होकर क्या रही होगी? ये डायरेक्शन करंट की रही होगी। t बराबर 7 पाई बाय 6 ओमेगा पर जो करंट की डायरेक्शन थी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रही होगी। सबने कहा हाँ सर ठीक बात है। अब बात करते हैं चार्ज फ्लोन की। बात करूं तो मैं चार्ज के बारे में जानता हूं, चार्ज होता है हमारे पास I dt और dq इज इक्वल टू I dt, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा चार्ज q इज इक्वल टू इंटीग्रल I dt। इंटीग्रल I dt को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये क्या है आपके पास? बेसिकली एरिया है। एरिया अंडर IT ग्राफ, अंडर IT ग्राफ। तो देखिए एरिया जो है वो पॉजिटिव था, एरिया जो है पॉजिटिव था, यहां तक एरिया जो है बढ़ता ही जा रहा है, एरिया जो है बढ़ता ही जा रहा है यहां से लेके यहां तक। उसके बाद एरिया नेगेटिव में बढ़ने लगता है और मैं कह सकता हूं कि पाई बाय ओमेगा तक आने में जो टोटल चार्ज है 0 के बराबर हो जाता है, बिकॉज जितना एरिया पॉजिटिव है उतना एरिया नेगेटिव हो चुका है। तो पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया 0 हो चुका है, इसका मतलब I dt का एरिया इंटीग्रल I dt 0 हो चुका है पाई बाई ओमेगा पर। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि कोई भी चार्ज, नेट चार्ज स्टोर नहीं हुआ है कैपेसिटर पर टिल पाई बाई ओमेगा, और पाई बाई ओमेगा से हम पाई बाई 6 ओमेगा टाइम आगे निकल चुके हैं। पाई बाई ओमेगा से पाई बाई 6 ओमेगा टाइम हम आगे निकल चुके हैं, तो हम निकाल सकते हैं कि चार्ज कितना होगा टाइम t इज इक्वल टू 7 पाई बाय 6 ओमेगा पर। तो इस इंस्टेंट पर मैं निकाल सकता हूं कि कितना चार्ज रहा होगा। बस मुझे क्या करना है? लिमिट लगानी है इंटीग्रल I dt में पाई बाय ओमेगा से 7 पाई बाय 6 ओमेगा की। ठीक, तो यहां पे मैं लिखूंगा कि चार्ज ऑन कैपेसिटर एट t इज इक्वल टू 7 पाई बाय 6 ओमेगा, और कह सकते हैं इसको पाई बाय ओमेगा प्लस पाई बाय 6 ओमेगा। तो क्या करना है आपको? इंटीग्रल I dt करना है। इंटीग्रल I dt की वैल्यू क्या है? I नॉट कॉस ओमेगा t dt, और यह आ जाएगा आपके पास I नॉट बाय ओमेगा साइन ओमेगा t, और यहां लिमिट लगा दीजिए आप पाई बाय ओमेगा से पाई बाय ओमेगा प्लस पाई बाय 6 ओमेगा की। तो यहां से आपको मिल जाएगा I नॉट बाय ओमेगा साइन पाई बाय ओमेगा, तो ये बन जाएगा बेसिकली पाई प्लस पाई बाय 6, और साइन पाई प्लस पाई बाय 6 जो है वो नेगेटिव आता है, साइन 30 माइनस 1/2 माइनस करेंगे ये आपको मिलेगा साइन पाई विच इज 0। तो यहां से आपको जो चार्ज मिलने वाला है एट t इज इक्वल टू 7 पाई बाय 6 ओमेगा पर, वो मिलेगा I नॉट डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा माइनस में ये मिलेगा आपको चार्ज। मैग्नीट्यूड की बात कर लेता हूं, साइन तो मैं बता ही दूंगा। I नॉट कितना है जी? I नॉट इज 1 एम्पियर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ओमेगा इज 500, तो आपको मिल जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर के बराबर। सॉरी ये चार्ज है, क्यू आएगा ये, तो ये कूलम में आपको चार्ज मिल जाता है इतना इस इंस्टेंट पर। तो हमसे मैक्सिमम चार्ज पूछा है कि फ्लिप करने से पहले कितना मैक्सिमम चार्ज हो चुका होगा। तो हम कह सकते हैं कि टाइम यहां से लेकर यहां तक चार्ज बढ़ रहा था, 0 से लेके पाई बाई 2 ओमेगा तक चार्ज बढ़ रहा था, फिर चार्ज घट रहा है और फिर चार्ज नेगेटिव में बढ़ रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि पाई बाई 2 ओमेगा तक चार्ज जो है वो इंक्रीज हुआ है। तो मैं लिखूंगा कि एट t इज इक्वल टू पाई बाई 2 ओमेगा चार्ज जो है वो हमारे पास मैक्सिमम है। तो मैं यहाँ पे इंटीग्रल I dt में यदि मैं निकाल लेता हूं कि कितना चार्ज स्टोर हुआ है कैपेसिटर पर 0 से पाई बाय 2 ओमेगा पर, तो बेसिकली हमें यहाँ पे लिमिट चेंज करनी है, इस एक्सप्रेशन में लिमिट चेंज करनी है। तो मैं लिखूंगा I नॉट, और यहाँ आ जाएगा आपके पास I नॉट बाय ओमेगा, अंदर आएगा साइन ओमेगा t, और यहाँ पे आप लिमिट लगाएंगे कहां से कहां तक? 0 से लेके पाई बाय 2 ओमेगा, तो आपको मिलेगा साइन पाई बाय 2 विच इज I नॉट बाय ओमेगा
आ जाएगा आपके पास 1/500 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम। तो इतना मैक्सिमम चार्ज रहा होगा स्विच को फ्लिप करने से पहले। तो आंसर हमारा 2 इंटू 10 टू द पावर -3 होगा। इसमें 1 इंटू 10 टू द पावर -3 है जो गलत है। सेकेंड पार्ट कहते हैं कि करंट इन द लेफ्ट पार्ट इन द सर्किट जस्ट बिफोर दिस इज क्लॉकवाइज। हम आप ये पहले ही बता चुके हैं कि t इज इक्वल टू 7π/6 ओमेगा पर जो करंट है उसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहा होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज आंसर होना चाहिए, तो बी वाला पार्ट भी गलत है। इमीडिएटली आफ्टर A is connected to D, the current in the resistor is 10 एम्पियर। अब इसको देख लेते हैं। जैसे ही स्विच फ्लिप कर रहा हूं, जो चार्ज है हमारे पास वो कितना है, मैग्नीट्यूड है 10 टू द पावर -3। तो मैं यहां लिखूंगा भैया ये कैपेसिटर है, करंट इस समय एंटी क्लॉकवाइज बह रहा था, तो इसका मतलब ये वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज होगा, ये वाली प्लेट पर नेगेटिव चार्ज होगा। 10 टू द पावर -3 कूलम चार्ज है और Q/C यदि मैं कर देता हूं 20 इंटू 10 टू द पावर -6 तो बन जाएगा आपके पास 50 वोल्ट आपको मिल जाता है। तो यानी कि T इज इक्वल टू 7π/6 ओमेगा इंस्टेंट पर जो इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है वो 50 वोल्ट के बराबर है। और डायग्राम में क्या दिया है कि एक बैटरी और लगाई है 50 वोल्ट की और यहाँ पे एक 10 ओम का रेजिस्टर और लगा है, 10 ओम का रेजिस्टर और लगा है। तो देखिए बेटा इस इंस्टेंट पे मैं कह सकता हूं कि ये भी एक बैटरी की तरह बिहेव कर रहा होगा और ये भी एक बैटरी है। तो टोटल ईएमएफ जो इस इंस्टेंट पर है मैं कह सकता हूं कि 50 और 50 कितना है 100 वोल्ट के बराबर और रेजिस्टेंस सर्किट में कितना है 10 ओम के बराबर। तो करंट एक इंस्टेंट पर कितना हो जाएगा 10 एम्पियर के बराबर। ऑफ कोर्स इसके थोड़े एक अगले ही थोड़े से इंस्टेंट पर क्या होगा कि ये वोल्टेज डिक्रीज होने लगेगा, ये वोल्टेज डिक्रीज होने लगेगा और करंट की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होने लगेगी। ये आरसी सर्किट बन चुका है बेसिकली, तो करंट डिक्रीज होगा, ठीक है। तो यहां पे मैं कह सकता हूं एक इंस्टेंट की बात करें तो 10 एम्पियर के बराबर करंट फ्लो हो रहा होगा इमीडिएटली आफ्टर ए इज कनेक्टेड टू डी। तो सी पार्ट जो है बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं कि टोटल चार्ज जो बैटरी ने सप्लाई किया है दैट इज कैपिटल Q, दैट इज 2 इंटू 10 टू द पावर -3। अब देखिए ये हमारे पास सिचुएशन है, ये पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करेगा और इस नेगेटिव प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज लाने की कोशिश करेगा। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, हमारा जो कैपेसिटर है इस पर पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा, नेगेटिव चार्ज यहां आएगा और चार्ज की टोटल वैल्यू कितनी होने वाली है, CV के बराबर होने वाली है 20 इंटू 10 टू द पावर -6 कैपेसिटेंस इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगा रहे हैं बैटरी 50, तो आपको मिल जाएगा 10 टू द पावर -3 कूलम। लेकिन पोलैरिटी बदल चुकी है, पहले इस नेगेटिव प्लेट पर चार्ज कितना था 10 टू द पावर -3 कूलम और अब कितना आ चुका है 10 टू द पावर 3 कूलम। तो यदि मैं चेंज इन चार्ज निकालना चाहूं या चार्ज फ्लो निकालना चाहूं तो 10 टू द पावर -3 माइनस 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -3। तो 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर -3 चार्ज सप्लाई करना पड़ा होगा बैटरी को, जिससे कि इसका चार्ज नेगेटिव से हो जाए पॉजिटिव और अंत में ये कैपेसिटर जो है फुली चार्ज हो जाएगा और सर्किट में करंट जो है वो ना के बराबर रह जाएगा। ठीक, तो ये हमारा डी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, तो सी डी हमारे आंसर हो जाते हैं इस सवाल के। एक्सेल बैच फॉर ड्रॉपर्स बच्चों 15 सितंबर से ड्रॉपर्स के लिए नया बैच चालू हो रहा है जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया हुआ है, ठीक है ना। इंडिया की टॉप फैकल्टीज इस बैच में पढ़ा रही हैं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की सारी नंबर 1 फैकल्टीज इस बैच में है। मैथ्स में आपको अंशुल सिंगल सर पढ़ाएंगे, फिजिक्स में खुद पढ़ाऊंगा आपको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री SK सर पढ़ाएंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री PMS सर पढ़ाएंगे और फिजिकल केमिस्ट्री BJ सर पढ़ाएंगे, ठीक है बच्चों। और ये 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। फिजिक्स की क्लासेस इसमें 16 सितंबर से स्टार्ट होंगी, ठीक है बच्चों। बहुत ही अच्छे से वेल डिजाइंड कोर्स है, सब कुछ है इसमें, होमवर्क शीट है, पूरा स्टडी मटेरियल है, हैंड रिटन नोट्स हैं, सब कुछ आपको दिया जाएगा, टेस्ट क्विजेस एवरीथिंग इज देयर और बिल्कुल टाइम से ये कोर्स खत्म भी कर दिया जाएगा, यानी कि मार्च के एंड तक हम इसको 100% फिनिश कर देंगे। और ऐसा भी नहीं है कि इसमें बहुत कॉम्पैक्ट पढ़ाया जाएगा, नंबर ऑफ क्लासेस पर वीक थोड़ी ज्यादा कर दी है हमने ताकि बिल्कुल रिलैक्स में एक एक पॉइंट कवर करके पढ़ाया जाए। तो बच्चों ये आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है, एज सुन एज पॉसिबल इसमें एनरोल कर लीजिए क्योंकि बस 1 या 2 दिन ही बाकी है, 15 सितंबर से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। देखिए बच्चों अनअकैडमी पे बहुत ही बेहतरीन ऑफर्स इस वक्त चले हुए हैं।
अगर आप आईआईटी में प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो 12 और 24 मंथ्स, यानी कि 1 साल या 2 साल का आईआईटी में प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो आपको साथ में, ठीक है ना, महाराष्ट्र बोर्ड और यूपी बोर्ड, आप किसी भी बोर्ड से उसका प्लस का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, ठीक है ना। और अगर आप आईआईटी के लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो 1 साल या 2 साल का, उसके साथ आपको सीबीएसई का 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा ऑफर है, समझ लीजिए जो बच्चों 50% की सेविंग है आपकी, ठीक है। और ये एक और ऑफर है, ठीक है ना, आईआईटी जेईई का अगर आप 30 मंथ्स का नॉर्मल वाला सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको सीबीएसई का 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन यहां पे फ्री मिलेगा। तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑफर है, ठीक है ना, और ये लिमिटेड टाइम के लिए है, ठीक है बच्चों। तो एज सुन एज पॉसिबल इसमें आप एनरोल कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं सवाल पूछा गया था एडवांस 2018 में। क्वेश्चन कहता है कि इस फिगर में 2 स्विचेस दिए हैं S1 S2 जिनको साइमल्टेनियसली क्लोज कर दिया जाता है t is equals to 0 पर, and current starts to flow in the circuit. Both the batteries have the same magnitude of the electromotive force EMF, and the polarities are indicated in the figure. ठीक है, ignore mutual inductance. Current I in the middle wire reaches its maximum magnitude I max at time t is equal to tau. Which of the following statements are true? स्टेटमेंट्स है I max की वैल्यू और टाउ की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो यहां से मैं मान लेता हूं कि इस बैटरी से ये वाला जो सर्किट है इसमें करंट I1 के बराबर फ्लो होता है एट t is equal to t। एक जनरल इंस्टेंट ऑफ टाइम पर मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे I1 के बराबर करंट फ्लो रहा होगा, ये मैंने अज्यूम किया है, ठीक है। और मैं इस वाले सर्किट में कह सकता हूं कि I2 के बराबर करंट फ्लो हो रहा होगा उसी इंस्टेंट पे, और ये I1 के बराबर करंट है तो ये भी करंट यहां से जाएगा वो I1 के बराबर होगा। तो इस जंक्शन पर मैं किरचॉफ्स करंट लॉ का इस्तेमाल यदि करूं तो मैं कह सकता हूं कि I1 इज इक्वल टू I प्लस I2, और यहां से लिखा जा सकता है कि करंट जो है इस मिडिल वाली ब्रांच में इज इक्वल टू I1 माइनस I2। अब I1 हो गया करंट इस वाले सर्किट में, I2 हो गया करंट इस वाले सर्किट में। अब I1 और I2 की वैल्यू हम चाहें तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की इक्वेशन लगा के और इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं, और चाहें तो आप डायरेक्ट जो है रिजल्ट यूज कर सकते हैं। देखिए मैं यहां पे कैसे इस्तेमाल करूंगा किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को। मैं केवीएल लिखना स्टार्ट कर रहा हूं तो आपको मिलेगा V माइनस I1 इंटू R माइनस ऑफ L इंटू dI1 बाय dt। उसके बाद I के टर्म्स को इस तरफ ले जाके हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं तो आपको मिलेगा L 1/L dt इज इक्वल टू dI1 डिवाइडेड बाय V माइनस I1 इंटू R। तो ये बहुत बार कर चुके हैं इंटीग्रेशन, और इसका रिजल्ट हमें जो मिलता है वो मिलता है कि मैक्सिमम करंट I0 इंटू 1 माइनस e रेज टू द पावर माइनस t बाई टाउ। तो मैं रिजल्ट डायरेक्ट लिख सकता हूं कि इसमें मैक्सिमम करंट कितना हो सकता है कि जब स्टेडी स्टेट आ जाएगी मैं लिखूंगा V बाय R 1 माइनस e इज रेज टू द पावर माइनस t RT बाय L t इंटू R बाय L। और मैं I2 की वैल्यू भी लिख सकता हूं कि इस वाली ब्रांच में मैक्सिमम करंट हो सकता है V बाय R के बराबर V बाय R, और 1 माइनस e रेज टू द पावर माइनस RT बाय L RT बाय L इज 2L। ये हमारे पास करंट मिल चुका है मिडिल वाली ब्रांच में। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहां से V बाय R को आप कॉमन ले लीजिए, V बाय R को, और यहां से 1 और 1 आपस में कैंसिल आउट भी हो जाते हैं, और इसको आप ले जाइए आगे, इसको ले जाइए पीछे। तो E इज रेज टू द पावर माइनस RT डिवाइडेड बाय 2L, और यहां मिलेगा आपको माइनस ऑफ E रेज टू द पावर माइनस RT बाय L, और बाहर है हमारे पास V बाय R। ये करंट है मिडिल वाली ब्रांच में और ये टाइम का फंक्शन है। तो मैं ये जानता हूं कि करंट की यदि आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है फॉर I max, क्या करना होगा मुझे, di बाई dt की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर मुझे करनी होगी। मुझे इसका डिफरेंशिएशन जो है वो 0 के बराबर पुट करना होगा, तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी, इसके मैक्सिमम वैल्यू इसमें मिल जाती है। तो इसको डिफरेंशिएट करके हमें 0 करना है। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे di बाई dt में लिख रहा हूं, di बाई dt इज इक्वल टू V बाय R बाहर आ जाएगा,
इसका डिफरेंशिएट करेंगे, e रेज टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है e रेज टू द पावर माइनस एक्स, आगे माइनस, और उसके बाद फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो RT by 2L का डिफरेंशिएशन R upon 2L. So it will be minus of R upon 2L e raised to the power minus RT by L, RT by 2L, और यहां पे आएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ये, और यहां आ जाएगा आपके पास R upon L, और यहां आ जाएगा e raised to the power minus RT by L के बराबर, और ये सब आपको जीरो के बराबर रखना है। तो ये V और R सब जीरो के अंदर चला जाएगा, तो इनको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। यहां से RL ये सब जो है जीरो में मिल जाएंगे, तो आपको यहां से मिल जाता है दिस माइनस में टर्म इज प्लस दिस प्लस में टर्म इज इक्वल टू जीरो। तो मैं इसको ले जाता हूं उधर, तो आपको मिल जाएगा e रेज टू द पावर माइनस RT बाय L इज इक्वल टू e रेज टू द पावर R माइनस ऑफ RT बाय 2L। ठीक, ये आपको रिलेशन मिल जाता है। यदि इनकी माइनस पावर्स बराबर हैं तो इनकी प्लस वाली पावर्स भी बराबर होने वाली हैं, तो यहाँ पे मैं ऐसे भी इसको लिख सकता हूं। अब इसको इधर ले जाइए तो मिल जाएगा e रेज टू द पावर RT बाय L माइनस RT बाय 2L इज इक्वल्स टू 1 आपको मिल जाता है। और आप यहाँ क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, ये जीरो के बराबर मिल गया आपको। सो यू विल गेट e रेज टू द पावर RT बाय 2L इज इक्वल टू 1, आपको ये मिल जाएगा। 1 मिलेगा क्या यहाँ पे 2 मिलना चाहिए, यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 मिलेगा आपको ये। दिस इज नॉट 1, दिस इज 2 एक्चुअली। ठीक है, ये जो है आपके 2 के बराबर आपको मिल रहा होगा। और ठीक है, तो यहां से ln ले लेंगे दोनों तरफ, तो आपको मिल जाएगा RT बाय 2 टाइम्स L इज इक्वल टू ln2। तो यहां से t की वैल्यू आपको मिलने वाली है 2L बाय R इंटू ln2 के बराबर। यानी कि ये वो इंस्टेंट हमें मिल चुका है जहां पर करंट की वैल्यू मिडिल वाली ब्रांच में मैक्सिमम होने वाली है, यानी कि यही हमारा क्या है, टाउ है। टी की जो वैल्यू है टाउ, वो यही है 2L बाय R ln2। सो 2L बाय R ln2 डी ऑप्शन जो है यहाँ पे मैच हो रहा है। अब इस टाइम की वैल्यू पर करंट मैक्सिमम है कितना, तो करंट मैक्सिमम, करंट के जो एक्सप्रेशन है, करंट का एक्सप्रेशन जो है, इस एक्सप्रेशन में टाइम की वैल्यू हमें पुट करनी है। टाइम की वैल्यू क्या पुट करनी है, हमें 2L बाय R ln2 पुट करनी है यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करना स्टार्ट करता हूं। V बाय R है हमारे पास, I इज इक्वल टू V बाय R, और यहाँ पे e रेज टू द पावर माइनस RT बाय 2L। तो मैं क्या करता हूं, इसको नीचे ले जाता हूं। तो मैं नीचे ले जाऊंगा तो पावर पॉजिटिव बन जाएगी, e रेज टू द पावर RT बाय 2L, R बाय 2L इंटू T। T कितना है हमारे पास, 2L बाय R ln2, 2L बाय R, 2L बाय R ln2, माइनस में 1 अपॉन e रेज टू द पावर R अपॉन L, और यहाँ पे T आएगा, दैट इज 2L बाय R इंटू ln2। ठीक, तो ये आपको मिल जाता है। तो ये V बाय R आपको यहाँ पे मिलेगा। 2L से 2L गया, R से R गया, e रेज टू द पावर ln2 इज 2, सो 1 बाय 2 यहाँ पे मिलेगा। यहाँ से L R आपस में कैंसिल आउट, 2 ln2 उसको मैं पावर बना सकता हूँ, तो ln4 यहाँ पे बन जाएगा, e रेज टू द पावर ln4 इज 4, सो 1 अपॉन 4 यहाँ पे मिलेगा। तो आपको यहाँ से मैक्सिमम करंट मिल रहा है मिडिल वाली ब्रांच में, V अपॉन R इंटू 1 बाय 4 इज इक्वल टू V अपॉन 4R। V अपॉन 4R जो है हमें यहाँ पे आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे पास, V अपॉन 4R और 2L बाय R ln2, यानी कि B और D हमारे सही आंसर्स हो जाते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कुछ इस तरीके से। ये सवाल लिया हुआ है ऐसे ही, अच्छा सवाल है, देखिए। There exists a magnetic field in xy plane given by B vector is equals to minus B naught x k cap. A particle of mass m and charge q is projected from origin with speed v along plus x-axis. Find the maximum displacement of the particle along x-axis. तो हमें maximum displacement बताना है कि x-axis के along कितना वो जा सकता है, यानी कि x max आपको निकालना है। एक बात और यहाँ पे क्वेश्चन में मिस कर दी है कि B नॉट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी चाहिए थी। वैसे आप इतने सवाल कर चुके हैं, आपको पता है कि B नॉट मस्ट बी कांस्टेंट, लेकिन फिर भी देना चाहिए था। ठीक है, जेई का सवाल नहीं है तो ठीक है, किसी ने बना दिया, बन गया।
बी नॉट इज कांस्टेंट, एक्स जो है वो एक्स कोऑर्डिनेट है और माइनस के कैप उसका डायरेक्शन है। तो चलिए डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक कोऑर्डिनेट हमने प्लेन बना लिया, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास बी वेक्टर इज इक्वल टू बी नॉट एक्स माइनस के कैप। तो यहां देखिए बेटा, ये माइनस की कैप जो है इट्स द डायरेक्शन, मैं ये कह देता हूं ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और x पे ये डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जा रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, तो इस डायरेक्शन में जाने पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता ही जा रहा है। यहां इस लाइन पर बिल्कुल जीरो है, जैसे ही आगे बढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो हो जाता है और जैसे जैसे आगे चलते जाते हैं, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट चलता जाएगा x डायरेक्शन में, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है वो बढ़ती चली जाती है। अच्छा, इनिशियली कहा गया है कि ऑब्जेक्ट को एक्स एक्सिस के अलोंग v वेलोसिटी से फेंका जाता है, v स्पीड से फेंका जाता है। तो इसका इनिशियल स्पीड जो है वो ये है v। तो इस इंस्टेंट पर बताइए t बराबर 0 पर क्या इसके ऊपर फोर्स लगेगा? तो हम कहेंगे नहीं लगेगा, बिकॉज ये ओरिजिन पर है, ओरिजिन पर x की वैल्यू 0 है और x की वैल्यू 0 है तो मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे 0 है, तो कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होगा। लेकिन जैसे ही x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाती है, अब देखिए इस पर फोर्स किस तरफ लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, वेलोसिटी इसका आगे की तरफ है, v क्रॉस b यदि देखें तो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा होगा इस पॉजिटिव चार्ज पर, इस पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ और इस फोर्स की वजह से इसका पाथ जो है वो ऐसा हो जाने वाला है। सिमिलरली अब भी परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी फोर्स लगता रहेगा और फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ता जाएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा और फोर्स बढ़ता जाएगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है कम होता जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से मूव करने वाला है, इस तरीके से इसका पाथ होने वाला है और अंत में जाके जब ये रिटर्न मारेगा तो मैं कह सकता हूं कि इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट तक आ चुका है। दिस इज द पॉइंट कि इससे ज्यादा x की वैल्यू नहीं हो सकती। अब ये यू टर्न मारने वाला है, अब ये यू टर्न लेने वाला है। तो मैं इस पॉइंट को, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कह सकता हूं किसके बराबर है, x नॉट के बराबर इसका कोऑर्डिनेट है और यही x नॉट की वैल्यू हमसे यहाँ पे पूछी जा रही है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करें। तो हमें मालूम है कि पल पल हर जगह पर मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा है, तो मैं इसके रास्ते का, इसकी जर्नी का एक छोटा सा पोर्शन जो है ऑब्जर्व कर रहा हूं और यही तरीका भी होता है कि हमें एक वेरिएबल सिचुएशन में, एक ऐसी सिचुएशन दी है जहां पे चीजें बदल रही हैं टाइम के साथ, स्पेस के साथ, तो वहां पे हम एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन लेते हैं और वहां से डेरिवेटिव्स के बीच में रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं और फिर उसे इंटीग्रेट कर देते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा एक यहाँ पे मान लेता हूं कि x की वैल्यू x हो चुकी है और इसके जस्ट आगे x की वैल्यू x प्लस dx हो चुकी है, x प्लस dx। तो इस छोटी सी जर्नी में पार्टिकल जो है इस तरीके से मूव किया है, पार्टिकल ने इस तरीके से पार्टिकल ने मूव किया है, ये इसकी जर्नी रही है। इस जर्नी में इसका वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा। सबने कहा हाँ सर बिल्कुल ठीक बात है, बिकॉज फोर्स का जो फॉर्मूला होता है Q V क्रॉस B, इसका मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा होगा, फोर्स लग रहा है इस तरफ और फोर्स की वैल्यू भी हम बता सकते हैं यहाँ पे Q V B के बराबर, Q V B के बराबर फोर्स इस पर लग रहा होगा। ये एंगल मान लेता हूं मैं हॉरिजॉन्टल के साथ इसका थीटा के बराबर है, इस समय एंगल इसका थीटा के बराबर है। तो मैं दोबारा बना देता हूं डायग्राम, है ना, तो और मजा आएगा आपको। ये दोबारा एकदम बिल्कुल और क्लियर डायग्राम बना देता हूं। ये हमारे पास छोटी सी जर्नी है, ये वाली जर्नी, इसकी वेलोसिटी है v नॉट के बराबर, v मान लेता हूं, वो कांस्टेंट ही रहेगी, स्पीड तो कांस्टेंट रहती है, हम जानते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो इसकी स्पीड कांस्टेंट ही रहेगी। फोर्स इसके ऊपर लग रहा है इस तरफ, फोर्स F जिसका वैल्यू है Q V B के बराबर और B यहाँ पे क्या है, B नॉट x के बराबर, ठीक, ये x की वैल्यू x है, यहाँ पे x प्लस dx है। इस हॉरिजॉन्टल के साथ मैं इसकी वेलोसिटी का एंगल मान लेता हूँ थीटा के बराबर, तो इसका वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ जाएगा, Vx इज इक्वल टू V cos थीटा। ये इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड मुझे मिल जाती है और मैं कह सकता हूं कि हॉरिजॉन्टल स्पीड से ही ये x डायरेक्शन में डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो मैं यहां लिख सकता हूं दैट dx by dt यानी कि x में डिस्टेंस कवर करने का रेट इज इक्वल टू स्पीड इन x डायरेक्शन व्हिच इज v cos थीटा। इक्वेशन नंबर 1 मैं इसे लिख देता हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, देखिए अब
ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है तो ये बन गया आपके पास थीटा। फोर्स का एक कंपोनेंट आ जाएगा एफ कॉस थीटा और फोर्स का एक कंपोनेंट आपको मिलेगा एफ साइन थीटा। सबने कहा हाँ ठीक है सर, सही बात है, एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा वेलोसिटी के ऑपोजिट है, इसका मतलब रिटार्डेशन यहाँ पे हो रहा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, हो रहा है तो होने दो। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा dvx by dt, यानी कि एक्सेलरेशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ फोर्स qv b नॉट x डिवाइडेड बाय m। ये आपको मिल जाता है dvx by dt के बराबर। सबने कहा हाँ सर ये भी ठीक है, dvx by dt मिल गया हमें और dx by dt हमें मिल चुका है। ठीक, अब यहां पे क्या कर सकते हैं, यहां पे और क्या कर सकते हैं, cos थीटा sin थीटा लिखना चाहिए, f sin थीटा भी तो आएगा यहाँ पे, sin थीटा। ठीक है, अब ठीक है। अब यदि इस एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन हमारे पास है, इसको ax कह दीजिए, इक्वेशन नंबर 2 इसे कह दीजिए। अब ये हमारे पास वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने से एक्सेलरेशन मिलना चाहिए, ये बात भी सही है। तो यदि मैं इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करूं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1, तो आपको मिलता है dvx by dt इज इक्वल टू d2x by dt2। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा, ये स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन थीटा बदल रहा है, तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा डी थीटा बाई 2 लिखूंगा, माइनस ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई dt के बराबर इक्वेशन नंबर 3 में से कह देता हूं। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो टर्म है और ये जो टर्म है इसको आप इक्वेट कर सकते हैं। मैं इक्वेशन नंबर 3 और 2 को बराबर कर देता हूं। 2 और 3 जो है एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मैं इनको बराबर कर सकता हूं, इक्वेट कर सकता हूं। सो qv b नॉट इंटू एक्स साइन थीटा डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू v साइन थीटा d थीटा बाई dt। v साइन थीटा d थीटा बाई dt मैं इसे लिख सकता हूं, मैं इसे लिख सकता हूं। अब हमारे पास यहां देखिए क्या हो जाता है कि साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाता है और v स्पीड से स्पीड जो है कैंसिल आउट हो जाती है, स्पीड से स्पीड कैंसिल आउट हो जाती है, साइन थीटा से साइन थीटा चला जाता है। हमारे पास बचता है q b नॉट x डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू d थीटा बाय dt, d थीटा बाय dt, इक्वेशन नंबर 4। अब यहां हमारे पास dt जो है इसको हमें नेग्लेक्ट हटाना है, बिकॉज हमें डिस्टेंस चाहिए। हम एंगल के बारे में भी सोच सकते हैं लेकिन हमें dt डेफिनेटली नहीं चाहिए। तो dt को हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ये वाला रिलेशन यूज कर सकते हैं कि dt को लिख सकता हूं मैं dx अपॉन v cos थीटा। dt की जगह dx अपॉन v cos थीटा लिखूंगा तो आपको मिल जाएगा q b नॉट x डिवाइडेड बाय m। इसको इधर ले जाइए, dt की जगह dx अपॉन v cos थीटा, dx अपॉन v cos थीटा, और यहां आ जाएगा आपके पास क्या, d थीटा। थीटा की टर्म्स को एक तरफ ले जाइए तो आपको मिलेगा q b नॉट डिवाइडेड बाय m v x dx इज इक्वल टू cos थीटा d थीटा। ठीक, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाइए। तो मैं कह सकता हूं कि ये ऑब्जेक्ट x इज इक्वल टू 0 से अपना मोशन स्टार्ट करता है और उस समय एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ वेलोसिटी का कितना था। देखिए थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल ऑफ वेलोसिटी या डायरेक्शन ऑफ मोशन हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, या वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है। तो इनिशियली जब अपना मोशन स्टार्ट किया था तो वेलोसिटी इस तरफ थी, तो मतलब 0 डिग्री एंगल वो बना रहे थे, तो यहां पे मैंने लिख दिया 0, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। उसके बाद जब वो मैक्सिमम x पर पहुंच जाता है, x की वैल्यू मैक्सिमम x0 तक पहुंच जाता है, यहां पर x0 यहां तक पहुंच जाता है, कहां ये बनाया ना। अब इसका वेलोसिटी जो है इस तरफ हो चुका है और हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है, 90 डिग्री के बराबर, ये 90 डिग्री एंगल बना रहे हैं, तो मैं यहां रख देता हूं पाई बाई 2। अब इसे सॉल्व करिए आप, क्या मिलता है आपको, q b नॉट डिवाइडेड बाय m इंटू v, ये बन जाएगा x स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगाएंगे x0 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा में लिमिट लगाएंगे आपको मिलेगा 1, तो यहां से x0 स्क्वायर आपको मिल जाता है mv 2mv डिवाइडेड बाय qb नॉट, और यहां से x0 की वैल्यू आपको मिल जाती है 2mv डिवाइडेड बाय qb नॉट का अंडर रूट। 2mv डिवाइडेड बाय qb नॉट आपको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाता है 2mv डिवाइडेड बाय qb नॉट, आंसर आपको मिल जाता है। ठीक, तो इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं। जब भी क्वेश्चन में वेरिएबल जो है
हमारे पास आ जाते हैं, कोई क्वांटिटी ऐसी है जो टाइम के साथ वेरी हो रही है, स्पेस के साथ वेरी हो रही है, तो हम एक छोटी सी सिचुएशन को ऑब्जर्व करते हैं और उसमें जो हमारे पास एलिमेंटल क्वांटिटीज हैं dl, dx, dv, dt, dx, d थीटा, इन सब में रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं उन प्रिंसिपल्स के द्वारा जो हमको आते हैं और फिर उनको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है,